Hello students, I am Priyanka Sharma, lecturer in Mechanical Engineering at Shri Gokul Mama Government Polytechnic College, भरतपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन EDM के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का इंट्रोडक्शन एंड वो किस तरीके से मेटल रिमूव करता है उसके प्रोसेस को हमने स्टडी किया था। आज का लेक्चर उससे आगे का है जिसमें हम उसके ऑपरेशन प्रिंसिपल, जो उसका मेन प्रिंसिपल जो है कि और डिटेल में थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे एंड मेटल रिमूविंग रेट के बारे में स्टडी करेंगे कि किस रेट से इस मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू हम मेटल रिमूव कर सकते हैं वर्क पीस से। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड एप्लीकेशंस। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो हमने देखा था कि ईडीएम में टैंक में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है जिसमें टूल और वर्क पीस इमर्स्ड रहते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कैसे होते हैं, उसको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट है ईडीएम, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसके मैकेनिज़्म को हमने समझा था कि किस तरीके से टूल और वर्क पीस के बीच में हम स्पार्क जनरेट करके वर्क पीस से मेटल को रिमूव करते हैं। तो एक बार हम उसको फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें ईडीएम में टूल होता है जो कि निगेटिव होता है और वर्क पीस जो कि एनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि वर्क पीस एनोड क्यों बनाते हैं, वर्क पीस को हम पॉजिटिव क्यों बनाते हैं और टूल को हम नेगेटिव क्यों बनाते हैं। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एक टैंक में होता है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा हुआ होता है और एक फिक्स गैप होता है टूल और वर्क पीस के बीच में, ठीक है। उस गैप में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हम फ्लो करते हैं, उस गैप को फिक्स रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, सर्वो कंट्रोल फीड। क्लियर? तो जब हम डीसी सप्लाई करते हैं तो जो गैप टूल और वर्क पीस के गैप के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो आयनाइज्ड होता है, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे स्पार्क जनरेट होता है एंड वहाँ से फिर मेटल रिमूव होता है। तो ये उसका एक बेसिक प्रोसीजर था। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज़ अ कंट्रोल्ड मेटल रिमूवल प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू रिमूव मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क इरोजन। एक जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें हम स्पार्क के थ्रू मेटल को रिमूव करते हैं। ये कंक्लूज़न आया, हमने इस प्रोसेस को हमने समझा, उससे हमें ये पता लगा कि कंट्रोल्ड मेटल रिमूवल होता है। इसमें कंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि हमें हमें पता होता है कि हमें किस एरिया से मेटल को रिमूव करना है, हम उसी एरिया में क्या करते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंट्रोल होता है मेटल रिमूव करने के लिए इस मशीनिंग प्रोसेस में। In this process, an electric spark is used as the cutting tool to cut the workpiece to produce the finished part to the desired shape. एक इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ करते हैं एज अ टूल। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से क्या होता है, जो अपना वर्क पीस है वो डिज़ायर्ड शेप में हमको मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जब देखा था कि टूल के बीच में और वर्क पीस के जो गैप है उसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जब हम डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो आयनाइज हो रहा है। कब हो रहा है? जब उस अमाउंट तक वोल्टेज उन दोनों गैप्स के बीच में प्रोड्यूस होता है, तब वो आयनाइज होता है एंड देन फिर वहाँ पर क्या स्पार्क जनरेट होता है। अब एक बार स्पार्क जनरेट हुआ, फिर वोल्टेज ड्रॉप होता है और जब तक 12 वोल्ट्स तक वोल्टेज पहुंचता है, स्पार्क ख़त्म हो जाता है
एंड जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है बीच में, दोनों गैप के बीच में, वो डीआयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर वापस फ्लूइड आयनाइज होता है और वापस फ्लूइड डीआयनाइज होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम डीसी सप्लाई जो दे रहे हैं वो पल्सेटिंग डीसी सप्लाई देते हैं। पल्सेटिंग डीसी सप्लाई मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। एक बार दिया, फिर ऑफ करा, फिर दोबारा दिया, फिर ऑफ किया। तो जो ये हम जो ये डीसी सप्लाई देते हैं, ये एक्चुअली इनके कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। लाइक हम वहाँ पर एक इम्पल्स जनरेटर लगाते हैं, पल्स जनरेटर सर्किट लगाते हैं, या फिर एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर का एक सर्किट लगाते हैं, जिससे एक बार कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट्स हम लगाते हैं डीसी सप्लाई के लिए, जिससे जो हमारी जो डीसी सप्लाई है वो पल्सेटिंग मोड में होती है। पल्सेटिंग मोड में मतलब एक बार आएगी, फिर रुकेगी, फिर आएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी, फिर आएगी, फिर और स्टॉप होएगी, ठीक है। तो जब हमने डीसी सप्लाई दिया, दोनों गैप्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड था वो आयनाइज हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ, एंड देन स्पार्क जनरेट होने के बाद में स्पार्क से मेटल रिमूव हुआ। उसके बाद में पल्स जब ऑफ हो गया, तब वहाँ पर से जो स्पार्क था ख़त्म हुआ और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड फिर से डीआयनाइज हो गया। जब पल्स ऑन हुआ तब फिर से डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयनाइज हुआ, एंड देन जो ये साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। और इससे क्या होता है, कितने 10 to 30 माइक्रोसेकेंड्स का इंटरवल होता है। 10 to 30 सेकेंड्स माइक्रोसेकेंड्स का इंटरवल होता है स्पार्क्स के बीच में, क्लियर। तो ये अब जैसे हमने ये देखा था कि जब स्पार्क जनरेट होता है कि हीट जनरेट होती है। तो जो स्पार्क के बीच में जो टाइम है, स्पार्क के बीच में जो टाइम है, दो स्पार्क्स के बीच में जो टाइम है, जो हम बताया 10 to 30 माइक्रोसेकेंड्स, वो इनेबल नहीं है कि टूल और वर्क भी उसमें हीट हो पाए, ठीक है। इस वर्क ड्यूरेशन में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो हमारा कूलेंट का वर्क करता है। पहले डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की वजह से आयनाइज होकर स्पार्क जनरेट हो रहा था, बट जब पल्स ऑफ हुई तब वो वहाँ पर कूलेंट का वर्क कर रहा है, एंड वो जो मेटल इरोडेड था उसको वहाँ से ले जाता है और टूल एंड वर्क पीस को क्या कर देता है, कूल कर देता है, ठीक है। तो द मेटल रिमूवल प्रोसेस इज परफॉर्म बाय अप्लाइंग अ पल्सेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड टू द वर्क पीस। दिस रिमूव्स वेरी टाइनी पीसेज ऑफ मेटल फ्रॉम द वर्क पीस एट अ कंट्रोल्ड रेट। कंट्रोल्ड रेट कैसे? स्पार्क, कितने स्पार्क जनरेट हो रहे हैं, किस इस गैप में टूल और वर्क पीस रखा हुआ है, किस एरिया में टूल हमने सेट किया हुआ है, उसे कंट्रोल रेट से मेटल रिमूव हम करते हैं। तो ये था, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये है हमारा टूल, ये तो है टूल कैथोड, और ये है वर्क पीस, ठीक है। सॉरी, ये टूल है अपना कैथोड का और ये है अपना वर्क पीस है अपना एनोड का। वर्क पीस है पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड, ठीक है। तो जब अपना गैप कुछ फिक्स गैप है ये, ठीक है, तो अपन ने जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जब आया और कुछ वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज से पहुँच के क्या यहाँ पर एक स्पार्क जनरेट हो गया है। स्पार्क जनरेशन से क्या होगा, जो यहाँ से ये मेटल है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या है, थोड़ा सा हम उसको और ईडीएम में किस काम आता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ अ मीडियम दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा मीडियम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इन ईडीएम प्रोसेस द फंक्शंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आर,
इन ईडीएम प्रोसेस द फंक्शंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड किस काम में आता है वो हम इसमें लिखते हैं. इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग मीडियम. टूल और वर्कपीस के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह वर्क करता है. इट कूल्स द स्पार्क रीजन एंड हेल्प्स इन कीपिंग द टूल एंड वर्कपीस कूल. जो टूल और वर्कपीस के जो गैप है जिसमें कि स्पार्क क्रिएट हुआ था उस रीज़न को कूल रखता है. ठीक है, और टूल और वर्कपीस को भी कूल रखता है. इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैप बिकॉज ऑफ पुअर कंडक्टिविटी. ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टूल और वर्कपीस के बीच में. इट कैरीज अवे द इरोडेड मेटल पार्टिकल्स. जहाँ स्पार्क जनरेट होने के बाद में जो हीट हुआ था वो एरिया और मेटल रिमूव हुआ था वर्कपीस से, उस रिमूव्ड मेटल को दो गैप में से ले जाने के लिए, अगर वहाँ पर वो मेटल रहेगा तो फिर हम और वर्क कैसे कर पाएंगे. ठीक है, तो हमें साथ साथ में क्या, जैसे जैसे मेटल रिमूव होता है ऐसे ऐसे हमें उस गैप में से मेटल को हटाना है. वहाँ से जो इरोडेड मेटल था, जो पार्टिकल्स हैं इरोडेड मेटल के, उनको हटाना है वहाँ से. ठीक है, तो ये उनको बाहर लेके जाता है, वहाँ उस गैप में से बाहर लेके जाता है. द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू द टूल एट अ प्रेशर ऑफ 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर और लेस. जो गैप था उनके बीच में से, उस गैप में से 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर से हम उसको सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है वो कूल करता है दोनों वर्कपीस और टूल को, और जो इरोडेड मेटल है उसको लेके जाता है. टू फ्री इट फ्रॉम इरोडेड मेटल पार्टिकल्स इट इज़ सर्कुलेटेड थ्रू अ फिल्टर. अब जब गैप के बीच में से वो बाहर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड निकला तो उसके अंदर क्या थे, इरोडेड मेटल के पार्टिकल्स थे. तो उसको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं. फ़िल्टर करके एक फ़िल्टर लगा होता है जिसमें से हम उसको फ्लो करवाते हैं, जिससे वहाँ पर जो मेटल के पार्टिकल थे वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में से. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मस्ट नॉट बी हैज़ार्डस टू ऑपरेटर्स और कोरोसिव टू इक्विपमेंट. जब हमने उसको फ़िल्टर किया एंड उसके बाद में उसको हमने वापस कहाँ टैंक में पंप कर दिया. अब है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है हैज़ार्डस नहीं होना चाहिए. मतलब एक तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिससे जो हमारा टूल और वर्कपीस है, क्योंकि टूल और वर्कपीस टोटली डूबे हुए रहते हैं किसमें, अपने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में. तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मेटल का और टूल का कोरोजन हो. ठीक है, साथ ही ना ही हैज़ार्डस होना चाहिए ऑपरेटर्स. हैज़ार्डस मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर्स का प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. ठीक है. द वेरियस मीडियम्स विच आर यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स आर. कौन कौन से लिक्विड्स हैं जिनको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ में लेते हैं. फर्स्ट है पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोजन कार्बन फ्लूइड. पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन फ्लूइड्स. सेकेंड पैराफिन, वाइट स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कैरोसिन और मिनरल ऑयल या फिर मिक्सचर ऑफ दीज. इन लिक्विड्स को हम एज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ में लेते हैं. ओकेजनली एथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर मिसिबल कंपाउंड्स. एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर मिसिबल कंपाउंड्स को भी हम एज अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ में लेते हैं. अब हम पढ़ते हैं मेटल रिमूवल रेट. मेटल रिमूवल रेट क्या होती है, ठीक है, और इसको हम कैसे कंट्रोल में करते हैं. मेटल रिमूवल रेट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव फ्रॉम द वर्क पीस पर यूनिट टाइम. वर्क पीस से या वर्क से हम पर यूनिट टाइम या पर सेकंड पर मिनट में कितना मेटल रिमूव कर रहे हैं वो हम मेटल रिमूवल रेट, उसको हम मेटल रिमूवल रेट कहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन करंट डेंसिटी एंड इट इंक्रीजेज विथ करंट. इट डिपेंड्स अपॉन करंट डेंसिटी.
जब हम डीसी सप्लाई से करंट फ्लो करते हैं सर्किट में, तो जितनी ज़्यादा करंट डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, करंट डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही जल्दी क्या होता है, जो गैप था टूल और वर्क पीस के बीच में और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड था वो आयनाइज होता है, उतना ज़्यादा आयनाइज होता है एंड स्पार्क उतना पावरफुल जनरेट होता है और वहाँ से उतना ही हीट जनरेट होकर मेटल रिमूव होता है। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, करंट इंटेंसिटी पे। करंट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पावरफुल स्पार्क गैप में जनरेट होगा एंड देन उतना अच्छे से मेटल, उतना ज़्यादा मेटल वहाँ से रिमूव करेगा। बट हाई रिमूवल रेट्स प्रोड्यूस पुअर फिनिश। क्यों? मतलब फिनिश अच्छी नहीं आएगी। अगर हमने ये तो कह दिया कि करंट डेंसिटी से मेटल रिमूवल रेट ज़्यादा होगी, लेकिन मेटल रिमूवल रेट ज़्यादा होने से जो हमें फिनिश चाहिए वो अच्छी नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक हाई कट देके एक कटिंग कर लेते हैं, हाई यूज़ करके, हाई करंट डेंसिटी यूज़ करके क्या करते हैं, हम एक रफ़ कट ले लेते हैं और फिर उसके बाद में थोड़ा कम करंट से एक प्रॉपर उसको फिनिश देते हैं। ठीक है। Therefore, the usual practice in EDM is a roughing cut with a heavy current followed by a finishing cut with less current। हैवी करंट देके हमने एक रफ़ कट कर लिया, क्योंकि हैवी करंट से ज़्यादा फिनिश नहीं आ पाती है, तो फिर हमने वहाँ पर लेस करंट देके उसको थोड़ा सा फिनिश कर लिया। मेटल रिमूवल रेट आर यूजुअली लो, अप्रॉक्सीमेटली 80 mm³/s, बट दिस कैन बी इंक्रीज। जनरली जो मेटल रिमूवल रेट यूज़ ली जाती है वो होती है 80 mm³/s। ठीक है। बट इसको हम करंट डेंसिटी इंक्रीज़ करके इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू करंट डेंसिटी द मेटल रिमूवल रेट पर स्पार्क आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ओवर विच इट इज़ एक्सपेंडेड। ठीक है। करंट डेंसिटी के साथ साथ कितने टाइम के लिए हम वो दे रहे हैं। करंट डेंसिटी ज़्यादा दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए भी हम उसको करंट दे रहे हैं। ठीक है। MRR increase with discharge time until an optimum value after which it suddenly drops. MRR increases with forced circulation of dielectric fluid। क्यों? जैसे जब हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को वहाँ से फोर्सली सर्कुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या, फ्रेश डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड तो गैप में आएगा। सेकंड, प्रेशर इंक्रीज़ होने से वहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा अगर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, तो वो प्रेशराइज होकर वो खुद भी थोड़ा सा फोर्स वर्क पीस पर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। क्लियर? तो मेटल रिमूवल रेट इंक्रीज़ होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन से। तो ये हमने पढ़ा मेटल रिमूवल रेट के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के कुछ एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज एंड उसकी एप्लीकेशंस। Here are some advantages of electrical discharge machining. First, it can be used for any hard material and even in the heat treated condition. क्योंकि अब यहाँ पर हमें हार्डर टूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो और हमें टूल और वर्क पीस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं करवाना है। यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस रिमूव होता है मटेरियल, इसलिए यहाँ EDM में हम हार्ड मटेरियल की भी मशीनिंग कर सकते हैं। एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स मेड ऑन द टूल कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स कन्वेंशनल मेथड्स में, क्योंकि हम सारा प्रोसीजर टूल्स और मशीन वर्क पीस से करते हैं, वर्क पीस को हमें क्लैंप करना होता है, तो कुछ लिमिटेशन होती है वहाँ पर क्लैंप्स की। ठीक है। कुछ लिमिटेशन होती है टूल क्लैंप की, कुछ लिमिटेशन होती है वर्क क्लैंप की, तो और कुछ लिमिटेशन होती है मूवमेंट की, टूल और वर्क पीस के मूवमेंट की। तो वहाँ पर हम कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं ले पाते, वहाँ पर हम कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के टूल वर्क पीस जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है,
इस वजह से वहाँ पर हम जो भी हमें पर्टिकुलर शेप चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड शेप चाहिए, वो हम नहीं बना पाते हैं। तो ईडीएम में क्योंकि टूल और वर्क पीस जो है वो कैसा है, टूल और वर्क पीस टच नहीं हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सब हम किसके स्पार्क के थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दोनों का। तो इस वजह से एक कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी हम वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 0.005 mm कैन बी अचीव्ड। एक्यूरेसी अच्छी होती है। गुड सरफेस फिनिश कैन बी अचीव्ड इकोनॉमिकली अप टू 0.2 माइक्रोन्स। सरफेस फिनिश क्यों अच्छी होती है? देखो, जब टूल और वर्कपीस के बीच में जब बहुत कम गैप रखा है और वहाँ पर हमने स्पार्क जनरेट किया है, तो उससे जो मेटल रिमूव होता है वो वेपराइज होके एज एक एक पार्टिकल के उसमें रिमूव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स में, कन्वेंशनल मेथड में चिप्स फॉर्मेशन होती है जब टूल्स और वर्कपीस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आके एक दूसरे से शेयर करके रिमूव होता है। तो उसके कंपैरिजन में जो ईडीएम में सरफेस फिनिश है वो अच्छी होती है। मशीनिंग टाइम इज़ लेस देन द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। नो मैकेनिकल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हायर टूल लाइफ ड्यू टू प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। टूल डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में डूबा हुआ रहता है, इमर्स रहता है, जो कि जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो टूल को और वर्कपीस दोनों को क्या करता है, कूल करता है, और लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होता है, तो इससे जो टूल की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। हार्ड एंड इरोजन रेजिस्टेंट सरफेस ऑन द डाइस कैन बी डेवलप्ड ईजिली। इट कैन बी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल्स पे हम ईडीएम की सहायता से मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या है इसके? एक्सेसिव टूल वियर, क्योंकि जो टूल है हमारा कैथोड है और जो वर्क पीस है हमारा एनोड है। जब इरोज़न हो रहा है स्पार्क के थ्रू तो टूल का भी इरोज़न होता है साथ में। बात यह है कि टूल का कम होता है कंपेयर टू वर्क पीस, बट टूल का भी होता है, तो टूल वियर इसमें होता है। हाई पावर कंजप्शन, स्पार्क जनरेट करने के लिए हमें हाई पावर चाहिए। द शार्प कॉर्नर कांट बी रिप्रोड्यूस्ड। जो शार्प कॉर्नर थे वो उनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वो बन गए। हाई हीट डेवलपिंग कॉजिंग द चेंज इन मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि स्पार्क जनरेट होने से जैसे हम बताते कि हाइट अराउंड 1000 डिग्री 12,000 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, उस मटेरियल की जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। द वर्क पीस मस्ट बी एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो वर्क पीस है हमारा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, तभी हमने उसको तभी उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, और जिसकी वजह से ही तो वो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उन दोनों गैप के बीच में वो क्या होगा, आयनाइज्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए। सरफेस क्रैकिंग में टेक प्लेस इन सम टाइम। रीड्रेसिंग ऑफ टूल इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीप होल्स। ओवरकट इज फॉर्म, कई बार ओवरकट हो जाता है। डिफ़िकल्ट फाइंडिंग एक्सपर्ट मशीनिस्ट। इस टाइप की मशीनिंग को करने के लिए एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत होती है, जो कि अच्छी तरीके से फीड कर पाए, एक मेंटेन स्पीड, मेंटेन गैप, ये सब रख पाए। तो इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट मशीनिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीनिंग। फर्स्ट, ड्रिलिंग फॉर माइक्रो होल्स इन द नोज़ल। नोज़ल में जो हम माइक्रो होल्स को ड्रिल करते हैं उसमें ये हम ईडीएम के थ्रू इजीली कर सकते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग में हम ईडीएम को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन वायर कटिंग, रोटरी फॉर्म कटिंग, हेलिकल प्रोफाइल मिलिंग। ठीक है, जो गियर्स की प्रोफाइल होती है, हेलिकल प्रोफाइल मिलिंग, उनको मिलिंग करने के लिए, हेलिकल प्रोफाइल बनाने के लिए ईडीएम को यूज़ करते हैं। कर्व्ड होल ड्रिलिंग, हमें कोई होल जो है वो कर्व में ड्रिल करना है, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम कन्वेंशनल ड्रिलिंग को यूज़ करें।
तो कर्व्ड होल ड्रिलिंग के लिए हम ईडीएम यूज़ करते हैं। एनग्रेविंग ऑपरेशन ऑन हार्डर मटेरियल्स, हार्डर मटेरियल्स पे कुछ इनग्रेव करने के लिए हम ईडीएम यूज़ करते हैं। कटिंग ऑफ ऑपरेशन, द शेपिंग ऑफ अलॉय स्टील एंड टंगस्टन कार्बाइड डाइस, मतलब जिनको हम कन्वेंशनल मेथड से नहीं कर पाते, जिनकी शेपिंग, उन मटेरियल्स की शेपिंग लाइक अलॉय स्टील्स और टंगस्टन कार्बाइड्स, इनकी शेपिंग करने के लिए भी हम ईडीएम यूज़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर को मिला के हमारा ईडीएम कंप्लीट होता है। ईडीएम इज़ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। हमने इन दोनों लेक्चर्स में देखा कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग क्या होती है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और मेटल रिमूवल रेट और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में स्टडी किया, एंड इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस को हमने स्टडी किया। तो एक बार अगर कंक्लूज़न देखें तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग जो है वो दो टर्मिनल्स दैट इज़ एनोड एंड कैथोड के बीच में हम स्पार्क जनरेट करके वर्कपीस से मेटल रिमूव करते हैं। वर्कपीस को हम बनाते हैं एनोड, कैथोड को हम बनाते हैं, टूल को हम बनाते हैं कैथोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज़ वर्कपीस, और कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल दैट इज़ टूल। क्लियर? तो ये हमने दो टर्मिनल्स बना के डीसी सप्लाई करके एक पल्सेटिव डीसी सप्लाई दैट इज़ ऑन और ऑफ वाली पल्स वाली डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड करके जनरेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं टूल और वर्कपीस के गैप के बीच में, और जहाँ पर वहाँ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आयनाइज होता है और स्पार्क जनरेट होता है जिससे मेटल रिमूव होता है। इसके हमने एडवांटेज देखे कि चिप्स का फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, टूल और जो वर्कपीस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जो टूल है हमें हार्डर नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हैं ऐसे हैं कि हमें इसको जैसे कि टूल का भी वियर होता है, टेम्परेचर होने से मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं वर्कपीस की, ठीक है, और ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सपर्ट मशीनिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे हैं। एप्लीकेशंस कर्व्ड होल ड्रिल करने के लिए, ठीक है, माइक्रो होल्स ड्रिल करने के लिए नोज़ल में, थ्रेड कटिंग के लिए। तो कुछ ऑपरेशन जैसे हार्ड मटेरियल में जहाँ पर मशीनिंग करना कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग को या अनकन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करके मशीनिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।